चलिए आवाज आ रही है मेरी, बताएं सारे लोग। चलिए पहले मैं सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन आपको कराता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे लोग करके दिखाएं, बहुत आसान। वेरी गुड। बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन से मकसद नहीं है, आपका मकसद है प्रैक्टिस। पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी। क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है तो आप एन बी बाई एन ए भी लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ये आपको 0.1 दिया हुआ है, एन बी कितना है 12 बाई एम बी और 108 बाई 10। 0.1 12 बाई एम बी इंटू 6। MB is equal to 12 into 10 by 6। इतना आसान है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
वेपर प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन is 119 torr and that of toluene is 37 torr at the same temperature. At the same temperature. Mole fraction of toluene in vapor phase which is equilibrium with solution. Solution of benzene and toluene having mole fraction of toluene 0.5 will. क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्या कह रहा है, बहुत आसान है। 0.137, 0.204, 0.237, 0.435। चलिए बनाइए। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है, टॉलीन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है, बस ये करना है आपको। चलिए हमने मान लिया बेंजीन जो है वो ए मान लो, टॉलीन को आप बी मान लो, ये समझने के लिए है। तो हमें बेसिकली वाई बी निकालना है, तो वाई बी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, पी बी नॉट एक्स बी
by PA naught XA P total PB naught XB। पहले तो आप अलग से P टोटल निकाल लीजिए, PA naught XA प्लस PB naught XB। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 119 into टॉलिन बेंजीन का रिमोल प्रोडक्शन 0.5, पीवी नॉट कितना दिया हुआ है आपको 37, तो बस कैलकुलेशन है 37 into 0.5। जी आप 78 टॉर आएगा। बताइए टोटल प्रेशर 78 टॉर है सबका। आवाज नहीं, बोलिए 78 टॉर आया था सबको। तो YB is equal to PB naught XB by P टोटल। PB naught आपके पास 37 into 0.5 by 78 है। 18.5 by 78 को आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.237 ये आपको आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए सबका आंसर सही है। सबका आंसर सही है। बहुत बेहतर। At 80 degrees Celsius, the vapor pressure of pure liquid A is 520 millimeter of Hg, and that of pure liquid B is 1000 millimeter of Hg. If mixture of solution A and B
डी आंसर सही है आपका। PS is equal to PA naught XA plus PB naught XB। PS नहीं दिया हुआ लेकिन ये 9 लिखा हुआ है। देखिए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, सारे लोग देखें द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ A एंड B boils at 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। ये 1 atm प्रेशर ही सॉल्यूशन का प्रेशर है और इसको आप 760 लेंगे। तो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। तो PA नॉट आपको दिया हुआ है 520, XA मालूम नहीं, PB नॉट 1000 है, XB। ये लाइन इंपॉर्टेंट था। सारे लोग जिनसे क्वेश्चन नहीं बनाया 1 atm सॉल्यूशन का यहाँ पर लिख लें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 atm और इसी को लेते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। जिसको बेचारे को नहीं आ रहा है तो ध्यान दें। बस अब इसको सॉल्व करना है। 760 आपको निकालना क्या था, मोल फॉर अमाउंट ऑफ A। तो XA को रहने दीजिए, 1000 XB को 1 माइनस XA। तो 760 520 XA 1000 माइनस 1000 XA। क्लियर है? ये इधर आया तो कितना हो जाएगा भाई, 240 इज इक्वल टू 480 XA। तो आपके पास XA हो जाएगा 240 बाई 480 1/2। XA अगर मोल फ्रैक्शन पूछता 0, वही अमाउंट ही हुआ, लेकिन परसेंटेज में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ मोल 1 into 100 50%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है कि आपको सब कुछ माइंड में रहे कि रॉल्स लॉ क्या है, उसका क्या फॉर्मूला है, रॉल्स लॉ से रिलेटेड बातें क्या क्या होंगी। लिख लिया सारे लोग? जिनसे नहीं बना है वो लिख लें। बोले लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के बाद इंटायरली डिफरेंट टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन आपको बताया था मैंने कि हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे।
आपने बोर्ड लेवल सारा क्वेश्चन डिटेल में भी कर लिया और शॉर्टकट करने का तरीका ये है, सारे क्वेश्चन को नंबर ऑफ फराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ फराडे तो फिक्स रहेगा IT बाई 96500। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्वेश्चंस के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरह का हम लोग करेंगे। क्लियर है? ये आपको बताया गया। कल के न्यूमेरिकल में आपने वॉल्यूम निकालना सीखा कि भाई एनोड और कैथोड पर कौन सा गैस बनेगा, STP विदाउट STP। अगर STP रहे तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, समझा कि नहीं, और नंबर ऑफ मोल्स को फिर आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, विदाउट STP हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, अब फिर PV सेकेंड टू nRT से आप वॉल्यूम निकालिए। ठीक है, चलिए मैं भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको बना के दिखाएं। दिस इज इम्पोर्टेंट, देखिए हाउ मच चार्ज is required, या रिक्वायर्ड नहीं लिखे, ये होगा पास्ट लिखे, थ्रो 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन to convert it into aniline. If current efficiency 50%। ठीक है, अब बना के देखिए। जल्दी बनाइए।
बताओ सारे लोग एन फैक्टर कितना लिए इसमें, एन फैक्टर। यहाँ देखें, इसमें कुछ स्टूडेंट को परेशानी हो सकती है। यहाँ देखें, ये है नाइट्रोबेंजीन, ये आपने 11th में ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, नाइट्रोबेंजीन। और ये आपके पास है एनिलीन। तो आप इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सारे लोग ध्यान दें। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन। तो आप NO2 माइनस लिख लें। यहाँ भी कार्बन और नाइट्रोजन में कौन है, तो NH2 माइनस। सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन पर प्लस, दूसरे पर बस। आप नाइट्रोजन का देख लें, -4 -1 x is equal to 3, x + 2 -1 x is equal to -3। हमने आपको एन फैक्टर निकालने का क्या तरीका बताया था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बहुत सारे लोग 0 लिख देंगे, 3 से -3 कितना हो जाएगा, 6। नंबर ऑफ एटम 1 6। ये आपको निकल गया तो फिर किसी में परेशानी नहीं होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। बताइए सबको समझ में आया। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। एन फैक्टर सबको आया। अब है नंबर ऑफ फराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। Q by 96500 is equal to moles into n factor। अब आपको चार्ज निकालना है 50%। चार्ज का 50% लोगे, मतलब 50% का मतलब ये हो जाएगा 50 बाई 100। मोल्स आपको मालूम नहीं है, गिवन मास बाई मोलर मास। इसका मोलर मास C6H5NO2 से निकाल लो। 72 + 5 + 14 + 32, तो आपको आ जाएगा 2 4 13 123 एन फैक्टर 6। इसको सॉल्व कर लोगे तो Q आपका E ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व कर लो तो आपको वही आएगा। बताइए आया सबको समझ में। तो क्या आया था, क्यू इसको 115,800 कूलम। दिस इज ए ऑप्शन। बोलिए जिसको ना समझ में आए बताइए सारे लोग, किसी को डाउट है जल्दी बताइए। हाँ वलीद को आ रहा है, वलीद पिछले क्लास में नहीं आया था ना मालूम। वलीद को बहुत अच्छे से आता है, ये तो है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन लड़का है बेचारा। हम्म।
चलिए यहाँ सुने, लिख लिया आप लोगों ने कि नहीं लिखा? जल्दी बोलिए, लिखा कि नहीं लिखा? चलिए अब हम क्वेश्चन का नेचर चेंज कर रहे हैं, बाकी तो प्रैक्टिस होगी रिवीजन में, फिर भी इतना आपको करा दिया, आप उस पर क्वेश्चन सब आएंगे। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, इस पर 3 न्यूमेरिकल और करेंगे, लेकिन दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल पर, और से सुनिए अच्छे से। सेकंड लॉ आपको मालूम था ना, सेकंड लॉ में हम सीरीज कॉम्बिनेशन देते हैं, तो वहां जो मास डिपॉजिट हुआ था ग्राम इक्विवेलेंट पर। अच्छा कोई बता सकता है कि ई इक्विवेलेंट है, मास बाय इक्विवेलेंट के रेशियो को क्या कहते हैं बताओ? विच फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड m by e? m is mass, e is equivalent, मास बाय इक्विवेलेंट वेट को क्या कहते हैं? अरे यार ये जैद जो है ना, बिहारी हो क्या रे? मास बाय इक्विवेलेंट वेट को क्या कहते हैं? एनी स्टूडेंट? अस्कर मसीह? नो नो, ये नॉर्मेलिटी है, बिहारन नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट, वेरी गुड, ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं, पढ़ाया नहीं था ग्राम इक्विवेलेंट, मास बाय इक्विवेलेंट वेट। देखिए अभी ये दोनों सब लोग, कोई नॉर्मेलिटी कह रहा है, कोई जेड कह रहा है, अरे बताइए जाहिल लोग, आप आईटी और नीट वाले बैच में आए हैं? बिहारी लोग। मास बाय इक्विवेलेंट वेट को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं, तो सेकंड लॉ बेसिकली यही है, m by e is equal to constant, मतलब m1 by e1 is equal to m2 by e2। मास और इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन रेशियो सेम रहेगा। तो अब मैं जो 3 न्यूमेरिकल दे रहा हूं, और से सुनो। फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल में अगर तुम्हें एनोड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, एनोड, और तुम्हें कहेगा कैथोड का निकालो, वॉल्यूम, मास, कुछ भी कहे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर एक भी इलेक्ट्रोड की इंफॉर्मेशन, अब तक क्या था? मास डिपॉजिट, करंट, टाइम वगैरह वगैरह, चार्ज निकाले। अब क्वेश्चन ये देगा, कह देगा कि एनोड पर इतना मास डिपॉजिट हो रहा है, तो कैथोड पर कितना होगा। मतलब अगर एनोड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कैथोड का निकालना है, कैथोड का इंफॉर्मेशन दिया, एनोड का निकालना है, तो अब इसी से करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए should be equal to number of gram equivalent of cathode, दोनों को इक्वेट करके आप बनाएंगे। दोबारा आई रिपीट, जब भी एनोड और कैथोड में एनोड की इंफॉर्मेशन हो, दी हुई हो, और कैथोड का निकालना हो, या कैथोड की दी हुई हो, एनोड का निकालना हो, सिंपल करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। तो इसलिए इस पर 3 न्यूमेरिकल दूंगा मैं। पहले बताओ कंसेप्ट सबको समझ में आया जो मैं बोलना चाह रहा हूं? हाँ या ना, सारे लोग बताइए। तो आप भी घर पर इसी तरह मन में बोल बोल कर प्रैक्टिस करें, समझा? कि अगर हमें फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल में एनोड की इंफॉर्मेशन दी हुई हो, कैथोड का इंफॉर्मेशन निकालना हो, तो हम लॉ ऑफ, इसको ये भी कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तुम बाद में इसको लिख लेना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। फिजिकल केमिस्ट्री में एक लॉ होता है, वो यही कहता है कि कोई भी, जो बाद में लिखना है, चलो मैं लिखा देता हूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए should be equal to gram equivalent of B should be equal to number of gram equivalent of C और should be equal to number of gram equivalent of D। वही हाल है, देखो मास बाय इवन ग्राम इक्विवेलेंट है,
तो ये ब्रैकेट में लिख लो, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। टाइट्रेशन इसलिए तो करते हैं, एक मिनट, क्या लिख दो, N1V1 is equal to N2V2, यही तो है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड। तो ग्राम इक्विवेलेंट को बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मोल इनटू एन फैक्टर, या मास बाय इक्विवेलेंट। बताया था ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिखने का 3 तरीका, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम 1, नंबर 2 मास बाय इक्विवेलेंट बाय 2, थर्ड क्या था, मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो ये ब्रैकेट में क्लोज कर लो, ये इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी कहते हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। चलिए, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, दिस इज वेरी आसान। तो दो न्यूमेरिकल कर लो इस वाले पर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंटायरली डिफरेंट टॉपिक आएगा। चलिए आप लोग लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, जितना भी हो, 1.2 एम्पियर करंट is passed through aqueous solution of NO2SO4 for 965 minutes. If 5.6 liter of hydrogen gas is obtained at cathode, what volume gas is obtained at anode, at STP? दोनों में STP की कंडीशन फॉलोड है। चलो बनाओ। देखो यहाँ कैथोड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, एनोड की निकालना है। अच्छा, ऑप्शन दे देता हूं मैं। ए ऑप्शन 5.6 लीटर, 2.8 लीटर, सी 11.2 लीटर, डी none of these.
अरे क्या हो गया भाई, आंसर तो दो। यानी तुम्हें इतना बताने के बावजूद भी आंसर नहीं आ रहा है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ और से सुनो। ठीक है, यहाँ देखें। इसीलिए पहले सुनो, आप कोई मैसेज मत करना। हाँ हो गया हो गया, एक का आंसर सी आया तो सबका सी आता है। चलो चुपचाप बैठ जाओ। गलत आंसर है, गलत आंसर है। चलो यहाँ देखें। इसीलिए पहला टॉपिक मजबूत करें। मैं बारहा बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? NO2SO4। तो NO2SO4 में सोडियम और वाटर में वाटर की जीत होगी, तो वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है। ये सही कह रहा है, हाइड्रोजन लिखे हुआ है। एनोड पर कौन सी गैस बनेगी ये खुद आपको पता चलना चाहिए। क्यों? अब पढ़ चुके हैं। सल्फेट और वाटर में मुकाबला हो तो वाटर की जीत होगी और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। अब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस बनता है। इसीलिए पहला पार्ट मजबूत होनी चाहिए। ये मत समझेगा अरे ये करंट दे रहा है, फलाना दे रहा है। अरे भाई कि क्या बना वो पता चलना चाहिए। इसलिए पहले टॉपिक का नाम था क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव के लिए जरूरी है कि क्वालिटेटिव आनी चाहिए कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर गैस का नाम नहीं लिखा है। तो आप अच्छे से पढ़ाइए, नहीं कि हाँ आप 10 में से चलिए आपका 6-7 क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में आप फंसेंगे। ये एक लाइन का आंसर था, फिर भी किसी का सही आंसर नहीं आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब कैथोड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ S2 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2। कोई कहेगा क्यों बराबर किया? का ये सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ खुद एनसीईआरटी में है, समझा? भले एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल नहीं है, आपको करना नहीं है, तो यहाँ ध्यान दें अच्छे से। अब ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ S2 into n फैक्टर 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 into n फैक्टर 4, ऑक्सीजन का n फैक्टर 2, O2 है तो 4 मोल्स। मोल्स मोल्स कैसे निकालेंगे? देखिए, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 into 2, इतनी बात नहीं आ रही है। इसका वॉल्यूम 22.4 into 4, V नहीं निकल जाएगा। दिस इज द आंसर। 2 2 सा 2.8 V सेकंड टू 2.8 लीटर। टीचर उस वक्त से कह रहा है एक इलेक्ट्रोड की इंफॉर्मेशन हो तो एक तो आपको यही नहीं मालूम होगा कि एनोड पर कौन सी गैस बनी होगी, ये किसी का माइंड पे गया ही नहीं होगा। अरे भाई यहाँ लिखा हुआ है NO2SO4। NO2SO4 को जब इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो वाटर और सोडियम में वाटर की जीत होगी, तो वाटर का रिडक्शन इसको गैस देगा। एनोड पे वाटर और सल्फेट का मुकाबला होगा तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, O2 गैस लिबरेट होगा। बताओ आया कि नहीं सबको समझ में? पढ़ा करो भाई अच्छे से। जी बाबू तौहीद नबी साहब। जी तौहीद नबी साहब बोलिए। जुनैद चौधरी तुम रेगुलर नहीं रहते हो, क्लास छोड़ के भागते हो तुम। कल तुम भी नहीं आए थे, पिछले क्लास में भी भाग जाते हो। भाई दिल्ली में रहते हो, वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या सॉरी सॉरी? एक बस तुम इंग्लिश जानते हो, सॉरी सर, सॉरी सर। तुम क्या ध्यान रखोगे? तुम क्या ध्यान रखोगे बिहारी? अरे ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? चुप्पी क्यों साधे हुए भाई? चुप्पी क्यों साधे हो? सबको समझ में आया अच्छे से?
उस्मान भाई बोलिए। 11th में मेरी केमिस्ट्री कम समझ में आती थी, उस्मान भाई बोलिए जल्दी, वरना फिर आप कहिएगा बाद में कि हमको ना आ रहा है। हाँ, तो याद रखो, अच्छे क्वेश्चन में पहले का भी कंसेप्ट है। हाँ, अमानुल हसन क्या थोड़ा थोड़ा है रे तुमको? ये तुमको क्या थोड़ा थोड़ा आया? नहीं, ये तुमको लॉ नहीं समझ में आया? अभी बताया था, एक इलेक्ट्रोड का इंफॉर्मेशन गिवन हो, दूसरे का निकालना हो, तो आप सेकंड लॉ लगा दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड शुड बी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड। ये बिहारी तुमको आया नहीं समझ में? O2 क्यों लिया ये तुमको समझ में आया? O2 क्यों लिया? और क्वेश्चन की बात ही नहीं है, कंसेप्ट बताओ यार, कंसेप्ट छोड़ो ना, क्वेश्चन होंगे तो सीख जाओगे। कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन से क्या होता है? क्वेश्चन को रट लोगे, बना लोगे, हो गया आंसर। कंसेप्ट समझा करो, क्वेश्चन होंगे तो सीख जाएंगे। यहाँ टीचर पूछ रहा है कुछ, आंसर दे रहा है कुछ। अरे O2 क्यों बना, O2 कैसे आए, तुम्हें समझ में आया O2 क्यों बना? थोड़ा थोड़ा है, गधा लंबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी करेंट टाइम जो दिया हुआ था वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, उसका कोई यूटिलाइज नहीं होगा यहाँ। अरे नगमा जो है उनको कुछ समझ में आ रहा है? नगमा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3, Al2O3 नहीं लिखो, Ag2SO4। देखते हैं कितना आता है ये वाला Ag2O4 सॉल्यूशन। 1.6 gram of O2 is obtained at anode. What mass of silver? What mass of silver deposited at cathode? Atomic weight of silver 108 U होता है। चलो क्वेश्चन को पहले समझो, ही नहीं कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसी पर होगा। पहले क्वेश्चन को 2 दफा मन में रिपीट करो, फिर ट्राई करो। 2 दफा पढ़ो, फिर ट्राई करो। एक बिहारी लिख रहा है कि क्वेश्चन को देख के घबराहट होती रे गुंडा लंबू, तुमको क्वेश्चन को देख के घबराहट होती है। सॉल्यूशन चैप्टर, चलो मैं सॉल्यूशन ही से शुरू करता हूँ रे गधा। सॉल्यूशन का एक तो क्लास के अंदर न्यूमेरिकल कराया गया, उसके बाद 3 हफ्ता या 4 हफ्ता से तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, तुमको घबराहट होती है, पढ़ेगा है नहीं, किताब खोलेगा सिर्फ कोचिंग में, क्लास के वक्त तो तुमको घबराहट नहीं होगी, मर जाओ, हार्ट अटैक से मर जाओ तुम अगर घबराहट होती है तो। टीचर की बात तो मानता नहीं है तुम खाली मैसेज करता रहता फालतू का। यहाँ और बच्चे नहीं है, और स्टूडेंट नहीं है। घबराहट कब होगी? जब आदमी एक क्वेश्चन कराएगा, 2 क्वेश्चन कराएगा,
यहाँ टीचर कितना करा रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम घर पे तो पढ़ता ही नहीं होगा, घर पे तो भाई 4 नंबर ठोकर 5 नंबर ठोकर गलियां गलियां जो गाना है, गलियां गलियां वही करता होगा तुम, और क्या होगा तुम्हारा, बोलना। घबराहट होती है। 5.4 ग्राम, 5.6 ग्राम, 21.6 ग्राम, 19.6 ग्राम। चलो ऑप्शन के बेसिस पर आंसर दो, विच ऑप्शन इज करेक्ट। घबराहट होती है, मर नहीं जाते हैं, घबराहट होती है। पढ़ेंगे है नहीं, फालतू का बात करते रहेंगे क्लास में। घबराहट होती है बाबू को, मेरे बउआ को पढ़ेंगे है नहीं, कुछ कॉपी खोलेंगे सिर्फ कुछ। क्वेश्चन को पहले देखें। इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, एनोड का, हाँ डायरेक्ट अगर कैथोड का मास कहता तो करंट और चार्ज दिया रहता। जब एनोड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ कैथोड का निकालना है, ये बात 10 दफा बोलना फिर भी कुछ गधों लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एनोड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ कैथोड का निकालना है, तो क्या बताया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। सिंपल है फिर भी नहीं हो पा रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 n फैक्टर 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag n फैक्टर कितना 1। Ag पर +1 होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, पर मोल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो गिवन मास बाय मोलर मास 32 × 4, कुछ लोग यहाँ 16 ले लिया होगा, और यहाँ पर आपको क्या निकालना, मास 108, तो W इज इक्वल टू 108 × 4 × 16 by 10 × 32। अब क्या कोई अभी लोग जो है 2 2 4 5 5 2 10 1 को इतना, एक छोटा सा कंसेप्ट है उसमें एक स्टूडेंट लिख के लिखता है कि घबराहट होती है। अरे तुम क्लास में मैसेज पे मैसेज लिखता रहता है, उसमें तुम्हारा टाइम लॉस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हो चुपचाप पढ़ते हैं, यस नो करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। ये बिहारी 4 नंबर ठोकर वाला जो लंबू है ना, इसको घबराहट होती है, घबराहट। पढ़ेगा है नहीं, घबराहट होगी। जाके देख लो ना, किसी भी क्लास में इतना न्यूमेरिकल कराया जाता है क्लास के अंदर, कहीं नहीं। 3 न्यूमेरिकल कराए, बाद में कहता हम DPP करा देंगे। लिख लिया सारे लोग, बताइए। घर पे कॉपी खोलेंगे नहीं, इनको घबराहट होती है। ये DPP है ना, तुम्हारा मोबाइल का जो DP है, बटन खोल के वही है जुनैद चौधरी, है ना, बटन खोल के जो DP लगाए हुए हो वही है। बिहारी DPP पूछ रहा है। अल्लाह, DPP पूछ रहा है भाई। Why always me? तुम ऐसा क्वेश्चन ही पूछते हो भाई। तो मैं बुरा नहीं मानना भाई, तुम्हारा डीपी बहुत अच्छा है। वाह वाह। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे।
घबराहट को दूर करने के लिए एक क्वेश्चन और करो। घबराहट होती है ना कुछ को, लाठी खेलने में, मुहर्रम की लाठी खेलने में उसको घबराहट नहीं होती है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Why always me? एक स्टूडेंट इंग्लिश लिखता है Why always me? Oh my God! कितना अच्छा इंग्लिश लिखता है। Why always me? The volume of O2 gas is why always me at STP. Why always me? Calculate. वो क्वेश्चन ही ऐसा पूछता है डीपीपी। अरे डीपी देख लो, उसमें पी एक्स्ट्रा आ गया है। तुम अपना डीपी देख लो, वही फुल फॉर्म है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल ऑब्टेन। व्हाई ऑलवेज मी? ओके, ए ऑप्शन 6 मोल, बी ऑप्शन 10 मोल, सी ऑप्शन 3 मोल, डी ऑप्शन 12 मोल। देखो घबराहट को दूर करो, घबराहट को दूर करो। एक स्टूडेंट को घबराहट हो रही है भाई, बेचारे को घबराहट हो रही है। चलिए चलिए, ओ माय गॉड, व्हाई यू डिड दिस टू मी? ओ माय गॉड, इंग्लिश देख तो भाई, इंग्लिश सीखते रहो सब लोग। हाँ वही है ना, लाठी खेलते वक्त घबराहट नहीं होती है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त घबराहट होती है भाई। ओ माय गॉड। मुहर्रम की लाठी। बहुत अच्छे जुएल प्रहान, बहुत अच्छे। अब इसी क्वेश्चन को घर पे दोबारा नहीं बनाओगे तो फिर घबराहट होगी। जितना क्वेश्चन क्लास के अंदर कराया जाए, अच्छे स्टूडेंट की पहचान है दोबारा करें और मन में कंसेप्ट को रिवाइज करें कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, सर ने ऐसा बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं हमको आता है, अब छोड़ देते हैं। पर डे पढ़िए, भले आप देखिए, एक होता है जितनी दफा पढ़ेंगे ना आपका दिमाग तेज होगा। भले आता हो, यही जो क्वेश्चन अभी कराएगा उसी को दोबारा देखिए। घर पर इसी क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। घबराहट ऐसे ही दूर होती है। आप घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, यहीं आपके पास आंसर देते रहिएगा तो फिर घबराहट होगी। अब घबराहट की दवा यही है कि सेल्फ स्टडी करें, खूब पढ़ें, जो क्वेश्चन कराया गया उसी को दोबारा प्रैक्टिस करें। अगेन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे मन में कि यहाँ पर भी एनोड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कैथोड का निकालना है, यानी एक इलेक्ट्रोड का इंफॉर्मेशन है, दूसरे इलेक्ट्रोड का निकालना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 should be number of gram equivalent of Al। तो यहाँ पर 201.6 by 22.4 number of moles into n factor, number of moles A। बताओ एल्युमिनियम का n फैक्टर कितना लिखो, सारे लोग बताओ तो। उस्मान, इफ्रा, अनम, इंशा, ये सारे लोग लिखकर दिखाएं। वेरी गुड।
एल्काइन फैक्टर 3। अब सॉल्व कर लो। ये कितने से कैंसिल हो रहा है भाई? अरे ये कितने से कैंसिल हो रहा है? तेरह। एक स्टूडेंट लिख रहा है 13। 9 से हो रहा है ना भाई, तो कह रहे हैं 3 3 9। ये लीजिए, कितना आसान कंसेप्ट मैंने सिखाया आपको। चलिए, वेरी गुड। और मजीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, इतना क्लास के अंदर काफी है। फिर भी और आपकी घबराहट को दूर करने के लिए रिवीजन तो मैं रखता ही हूं। अच्छा, एक ऐलान और करना था, मैं बोल रहा हूं, सुनो सारे लोग। कल तो मेरी क्लास होगी, आपकी जो टाइमिंग है ट्यूसडे और वेंसडे एक एक्स्ट्रा क्लास रखी जा रही है, सुने। और वो है सॉल्यूशन का रिवीजन। 2 PM, 2 PM नोट कर लें। और 3, 5, 6 वाले मीटिंग आईडी पर ट्यूसडे वेंसडे को 2 PM पर सॉल्यूशन। ये दिस इज द लास्ट 2 क्लास। बस उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सैटरडे संडे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। अब जिसकी होती है कोई बात नहीं है, ये रिवीजन है, कोई बात नहीं, मत करो। तो जिस जो खाली है वो 2 PM पर आएंगे, बात खत्म। समझा? बाकी नेक्स्ट सैटरडे संडे हमारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन चलेगा। और अब केमिकल काइनेटिक्स शुरू होने वाले हैं। ये क्या लिखे हैं इससे? ये तौहीद नहीं तो क्या लिखते रहते हो यार, फालतू फालतू बात क्या लिखता है रे? कल तो आना ही है, कल 5:30 बजे आपकी नॉर्मल क्लास है। और उसके बाद ट्यूसडे वेंसडे को 2 PM सॉल्यूशन चैप्टर रिवीजन पूरा पूरा पढ़ के आएंगे। पूरा पूरा सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन करते हुए आएंगे आप। मेन आप राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, आइडियल, नॉन आइडियल, एजियोट्रॉपिक वगैरह को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। पहला पार्ट उसी पर होगा। उसके बाद एक दिन और मैं रखूंगा सिर्फ एजर्शन रीजन का। उसके बाद वजूद कोई कहे हमें घबराहट होती है तो बहुत सारा दवा खा लेना। चलिए, अब हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं। एक गैल्वेनिक सेल पढ़ा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा आपने। अब तीसरा पार्ट एकदम करंट से रिलेटेड है। टॉपिक डालो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट नहीं है पीछे का। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये अब तीसरा पार्ट शुरू हुआ। अब यहाँ करंट की बात होगी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब की बातें होंगी। पहले थ्योरी, कल तक ये भी वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सेल पढ़ेंगे, ड्राई सेल, जो बच्चे इसको स्किप कर देते हैं और इसमें से हर साल बोर्ड में और कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है। कोरोजन, मर्क्यूरी सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये सब मैं पूरा अच्छे से लिखवाऊंगा ये सब। और कॉम्पिटिशन का ये बेस्ट टॉपिक है कि बच्चे इसको जानबूझ के छोड़कर जाते हैं, जो आपको इंशाल्लाह वेडनेसडे को होगा। समझा? अब उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स शुरू होगी। चलिए यहाँ देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम सबसे पहला पार्ट ये पढ़ेंगे। टॉपिक डालिए टाइप्स ऑफ कंडक्टर, लिखिए सारे लोग, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर दो तरह का होता है, और आप जानते हैं कंडक्टर उसी को कहते हैं जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो।
एक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो देखो मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में करंट फ्लो होगा, छोटी छोटी डिफरेंस है। पहला पॉइंट, जल्दी जल्दी लिखो, करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो करंट का रीजन है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइटिक में जो है करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की वजह से। बताओ, पहला पॉइंट सबको समझ में आया? नगमा, मोहम्मद जाहिद, उस्मान, इंशा, मरियम परवेज, जोया चौहान। सेकंड पॉइंट लिखो। देखो एक बात गौर से सुनो अच्छे से, इलेक्ट्रोलाइट की डिफिनेशन तुम्हें मैंने पढ़ाया था, गौर से सुनो। पहले मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं। नो ट्रांस, या ऐसे सबसे अच्छा, इट कॉजेज नो केमिकल चेंज। देखो मेटालिक वायर में जो करंट फ्लो होता है तो केमिकल चेंज नहीं होता है, मैं बता रहा हूं केमिकल चेंज का मतलब। लेकिन तुम पढ़े कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट होता है तो केमिकल चेंज, कंपाउंड आयंस में ब्रेक होता है, तो इट कॉजेज केमिकल चेंज। सच सच बताओ, सेकंड पॉइंट समझ में आया? घबराहट तो नहीं है सेकंड पॉइंट में? बताइए, सेकंड पॉइंट में घबराहट तो नहीं है? सेकंड पॉइंट में घबराहट तो नहीं है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत। फैजान भाई भी बहुत अच्छे आदमी हैं। फैजान भाई पढ़िए, कोई घबराहट नहीं होगी इंशाल्लाह। आपको पढ़िएगा, कोई घबराहट नहीं होगी। टीचर कर रहा है ना मेहनत, आप भी मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आप भी अच्छा करेंगे, घबराहट नहीं होगी। जितना सेल्फ स्टडी कीजिए, द रेट ऑफ घबराहट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ स्टडी, योर मेहनत, कॉन्सेप्ट। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली जुनैद चौधरी, सही कहा आपने। लेकिन सिर्फ दुआ से नहीं होगा, मेहनत। अल्लाह ताला ये भी कहता है दुआ से नहीं, मेहनत विथ दुआ, बहुत अच्छी बात। अब पढ़ोगे है ये नहीं है, दरूद शरीफ पढ़ोगे, कहोगे अल्लाह मुझे सब आ जाए, पढ़ोगे है नहीं, अल्लाह सल्ली अला करते रहोगे, तो कैसे होगा भाई? मेहनत तो करनी होगी ना। हाँ, चलिए अब सुनिए अच्छे से। तो केमिकल चेंज होता है इसमें, इसमें नहीं होता, इसमें होता है। दूसरी बात कि नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, यानी जब केमिकल चेंज नहीं होता कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं। यहाँ केमिकल चेंज का मतलब वो मैटर का ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ आयन। आयन के पास मास होता है, ट्रांसफर ऑफ मैटर, और मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, इन टर्म्स ऑफ आयन, इन टर्म्स ऑफ आयन टेक्स प्लेस। बोलो, आया सबको तीसरे पॉइंट में कोई घबराहट? बोलिए। चलिए, बहुत आसान पार्ट है ये, लेकिन इसमें भी बहुत न्यूमेरिकल है। आपके एनसीईआरटी सिलेबस में पहले पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं। यहाँ देखें, दूसरा ये है, चौथा पॉइंट, और से सुनो,
मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है ना, हाई होती है, और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है इज लो। जैसे खुद सोचो, कंडक्टिविटी हाई क्यों है? इलेक्ट्रॉन का मास, जैसे सुबह सुबह फजर के बाद देखते हो बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, तो मोटा आदमी जो होता है ना, मोटा, तेज दौड़ नहीं पाता, इसका मास कम है, हल्का है, लाइट, तेजी से भागेगा, तो कंडक्टिविटी हाई होगी। दैट द रीजन आप मेटालिक वायर का इस्तेमाल करते हैं घर में करंट के लिए। यहाँ कंडक्टिविटी लो है क्योंकि आयंस आयंस का मास ज्यादा है, मोबिलिटी स्पीड कम है। जैसे इसमें एक है, शाहिद नाम का एक स्टूडेंट, वो सेहतमंद है, उसको कहोगे दौड़ने के लिए, तो फैजान तो बहुत तेजी से दौड़ेगा, लेकिन बेचारा शाहिद दौड़ नहीं पाएगा। बताओ, फोर्थ पॉइंट समझ में आया? अब लास्ट पॉइंट चलो हो गया, यहाँ देखो, यहाँ मुकाबला देखो ना रे, यहाँ देखो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें आगे भी आएगा और अब तक जो पढ़ाया उस पर यही एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट? देखो, तुम फिजिक्स में पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, गौर से सुनिएगा अच्छे से। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे लोग सुने। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये आपस में कोलाइड करेगा, तो फर्दर इसकी वेलोसिटी कोलाइड के बाद क्या होगी? घटेगी। तो मेटल की कंडक्टिविटी पूरा फिजिक्स में भी है और ये केमिस्ट्री में भी है, मेटल की कंडक्टिविटी घटती है विथ इंक्रीज। क्यों? टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो ये आपस में ही कोलाइड होने लगेगा, क्योंकि भीड़ है, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन वही बात है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि Na+Cl- आयंस आयंस के बीच में इंटरेक्शन है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तमाम इंटरेक्शन कमजोर हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो जब कमजोर होगा तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है बिकॉज ऑल इंटरेक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बिकम्स वीक। मेटल की कंडक्टिविटी घटती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोलो, सारे लोगों को समझ में आया? अरे सबको समझ में आया, घबराहट तो नहीं है? इसका रीजन आगे टॉपिक भी है, उसमें लिखाया जाएगा। यहाँ डिफरेंस है तो पॉइंट लिखाया गया। चलो बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। तो अब आओ,
ये तो मैंने पढ़ाया कंडक्टर, अब ध्यान दीजिए अच्छे से। अब पहला जो टर्म्स है इसमें दो तीन टर्म्स की मीनिंग समझनी है। पहला टर्म्स है कंडक्टेंस, ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को यहाँ जी से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, कैपिटल जी। तो सबसे पहली बात ये क्या होता है भाई, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जहां करंट की बात होगी वहां हम लोग करंट की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो G इज इक्वल टू 1/R। समझा? यूनिट क्या होगी, तो ओम पे -1, मतलब OHM पे -1, कहीं पर MHO मो लिखा रहता है, और पर ओम को हम सीमेन भी कहते हैं, एस केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो नहीं आएगा, एस भी कहते हैं, पर ओम को एस भी, सीमेन भी कहते हैं। तो देखो बहुत आसान है, मैंने कहा एक एक टर्म को समझो। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जितना रेजिस्टेंस कम होगा कंडक्टेंस ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा। बताओ पहला टर्म सबको समझ में आ गया? तो यहाँ देखो सारे लोग, ये बिहारी मुश्तबा भी सैटरडे संडे को सही से नहीं आता है, और फिर बाद में मैसेज करेगा वीडियो का लिंक भेज दीजिए। गधे लोग अजीब तरह के हैं, सोते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, और चाहते हैं हम IIT की तैयारी करें। IIT बस बोलने से होता है, IIT निकालेंगे, क्लास रेगुलर करता नहीं है गधा। बताओ लिख लिए सारे लोग कि नहीं लिखे, जल्दी बोलो। दूसरा टर्म्स लिखो, कंडक्टिविटी, जिसको कप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? के को क्या कहेंगे केमिस्ट्री में? कप्पा। कटप्पा था ना एक फिल्म में, तो यहाँ है कप्पा। कंडक्टिविटी फिजिक्स में भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, लेकिन वहां डिनोट करने का तरीका अलग है। तो यहाँ आप कंडक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। पहले बताओ लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताओ। तो देखो पहले इसमें दो डिफिनेशन लिखेंगे। पहले आसान डिफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। पढ़े होंगे 9th में रेजिस्टिविटी। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, रेजिस्टिविटी को रो कहते हैं। पहला फार्मूला ये आया, गौर से सुन रहे हो? कप्पा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।
अब देखो तुमको मालूम है कि आर इज लिखना मत, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ये होता है, 9th 10th में पढ़े हो ना, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। अब यहाँ देखो सारे लोग, इसका जो फाइनल फार्मूला ड्राइव, एक तो ये अपना हो गया 1/रो, इसके डेफिनेशन से आप रो की वैल्यू को ये पुट करोगे तो सारे लोग सुनो, 1/r इंटू ए बाई एल, तो 1/r इंटू एल बाई ए। तो देखो कप्पा का दूसरा फार्मूला होगा 1/r को कंडक्टेंस कहते हैं। फिजिक्स में यहां तक फार्मूला है बस, केमिस्ट्री में ये भी है, केमिस्ट्री में दूसरा फार्मूला है, एल बाई ए को अभी इस पर पढ़ाएंगे भी, इसको सेल कांस्टेंट कहते हैं। अब एल क्या है, ए क्या है, लेंथ, और अभी लिखवाएंगे, घबराइएगा नहीं। तो एक डिफिनेशन यहां से भी आएगी, पहला और से सुनो, डिफाइन एज रेजिस्टिविटी 1/रो, रो की वैल्यू पुट करेंगे तो कप्पा का एक फार्मूला 1/रो, दूसरा फार्मूला कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, पहले यहां तक लिखो। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बोलिए। टॉपिक डालो सेल कांस्टेंट, इसको केमिस्ट्री में जी पर स्टार इस तरह डिनोट करते हैं। तो जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए। व्हाट इज द एल, तो गौर से सुनो, एल इज द सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इसके बारे में दो तीन पॉइंट याद रखना है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल एंड ए, सेल कांस्टेंट नाम इसलिए है कि द वैल्यू ऑफ एल बाई ए इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब मैं इसको अच्छे से तुम्हें एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, समझा, एल बाई ए। पहली बात सारे लोग को समझ में आया कि सेल कांस्टेंट क्या है, बोलो सारे लोग, एल बाई ए, समझा। अब सारे लोग ध्यान दो, पहले लिख लिए, जो इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड डालने हैं, उसी के बीच की सेपरेशन है। बोलिए, लिख लिया, जल्दी बोलिए।
यहाँ देखिए, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए और से सुनिए। मान लीजिए जब भी और से सुनो, किसी बैटरी जब बनती है, चाहे वो मोटरसाइकिल की बैटरी हो, हेवी बैटरी हो, बैटरी में या इन्वर्टर वगैरह, और से सुनो अच्छे से। मान लो ये रॉड है, जब बैटरी एक दफा बन जाती है, और से सुनो, तो रॉड के बीच का सेपरेशन और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अब इन्वर्टर में क्या करते हैं, पानी चेंज करते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं। बैटरी एक दफा बन गई, इसलिए कहा गया L/A ऑलवेज कांस्टेंट होगा। जब बैटरी एक दफा फिक्स कर ली गई, अब उसको दोबारा ये नहीं किया जाएगा कि इसको रॉड को तोड़ा जाएगा। लेंथ एक दफा जब सेट कर लिया गया, तो बारहा हमेशा ये पोजीशन और एरिया हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे आप 1m KCl रखें। इसलिए याद रख लेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इसको कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन्वर्टर में देखते हो, हम इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं। वो एक दफा बन गया, फिक्स्ड हो गया, बाकी हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट, पानी अब चेंज करते रहते हैं। इसीलिए नाम है सेल कांस्टेंट। लेंथ अब ये नहीं कि हमेशा बैटरी, जब एक दफा बैटरी बन जाती है तो L और A फिक्स्ड हो गया, बस अब उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ब्रेक करेंगे बैटरी खराब हो जाए, काम ही नहीं करेगा उस वक्त। तो एक दफा पूरा फिक्स्ड हो जाता है, हम इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते रहें, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सेल कांस्टेंट नाम से भी साबित है कि जब बैटरी एक दफा बन जाती है तो L और A चेंज नहीं किया जा सकता। बोलो, आया समझ में? अरे बोलो, सबको समझ में आया? और ये लाइन लिख लो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए आज इतना ही। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना पढ़ के रखेंगे। कल 5:30 बजे क्लास है। कल ये पूरा चैप्टर टॉपिक